नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। उत्तर प्रदेश में चुनाव खत्म हो चुका है और बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करने में कामयाब हो चुकी है। और इस चुनाव में बीजेपी को 273 सीटें मिली तो वहीं समाजवादी पार्टी को 115 सीटें हासिल हुई हैं। लेकिन जनता ने जिन विधायकों को चुना है उनमें से अभी 205 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यानी कि यूपी की जनता ने 2022 के विधानसभा चुनावों में आपराधिक छवि वाले विधायकों को तवज्जो दी, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनावों में आपराधिक छवि वाले विधायकों की संख्या 143 थी। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार 91% विधायक करोड़पति हैं, जबकि पिछली बार 80% विधायक ही करोड़पति थे। तो इसीलिए सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि आपराधिक छवि वाले नेताओं का आखिर बोलबाला इस बार के चुनाव में कैसे और क्यों देखने को मिला। हालांकि जब चुनावों को लेकर के तैयारियां चल रही थी, जब अलग अलग राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों को लेकर के नामों पर मंथन कर रहे थे, उस वक्त कई राजनीतिक दलों की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया था कि आपराधिक छवि वाले नेताओं को अपनी पार्टी के साथ जोड़ा नहीं जाएगा, ऐसे प्रत्याशियों को टिकट नहीं दी जाएगी। बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि मायावती ने इस दौरान यह स्पष्ट भी कर दिया था, जिसमें कुछ एक बड़े दिग्गज नेता जिनके ऊपर आपराधिक मामले चल रहे थे, ऐसे में उनको लेकर के मायावती ने साफ और सख्त लहजे में स्पष्ट किया था कि आपराधिक छवि के चेहरों को आप अपनी पार्टी से वो चुनावी मैदान में नहीं उतारेंगी। तमाम दूसरे राजनीतिक दल भी इस बात को लेकर के दावा कर रहे थे। हालांकि चुनाव के समय में ये एक बड़ा मुद्दा भी बना। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं सभी मुद्दों को आधार बनाकर के चुनाव लड़ा और आरोप यहां पर समाजवादी पार्टी के ऊपर भी लगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह सवाल उठाते रहे कि आपराधिक छवि के नेताओं का बोलबाला तो बीजेपी में भी है। लेकिन अब जब नतीजे सामने आ चुके हैं, जब पूरी तरीके से पिक्चर पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों की क्लियर हो चुकी है और बहुत हद तक ये साफ हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी ऐसे कई विधायक हैं जो इनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। और इन्हीं सभी चीजों को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं। जरा उन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। जरा जल्दी से आज के खास पैनल से आपको मिलवाएं, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि हमारे साथ वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी से मनोज पोरवाल कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मनोज पोरवाल जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और सबसे बड़ा सवाल आज यही उठ रहा है कि आपराधिक छवि वाले नेताओं को इतनी तवज्जो क्यों दी गई, और जब इससे पहले भी चुनाव में प्रत्याशियों के नामों को लेकर के मंथन चल रहा था, कई पार्टियां इस बात को लेकर के साफ कर रही थी कि साहब देखिए, हम तो इस बार चुनाव में आपराधिक छवि के नेताओं को मैदान में नहीं उतारेंगे क्योंकि जनता के बीच में मैसेज गलत जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने ऐसे नेताओं के ऊपर भरोसा किया जिनके ऊपर पहले से कोई ना कोई मामले चल रहे थे। धन्यवाद। आपका कहना है कि आपराधिक छबवाली लोग उतारे गए हैं। राजनीति में दोनों तरीके के लोग होते हैं। कुछ तो आपराधिक छबवाली आती हैं और कुछ लोग राजनीतिक जीवन आने में, जब राजनीतिक जीवन में आते हैं तो उनको जो है अपराधी बना दिया जाता है। ऐसी भी कई उदाहरण, जैसे फूलन देवी जी थी, उन्होंने एक समय था जब उनके संग अन्याय अत्याचार हुआ। इसके बाद जब उन्होंने अपने अत्याचार का बदला लिया तो जो है वो निश्चित अपराधी हो गए। लेकिन इसके बाद में समाज में आने के बाद, राजनीति में आने के बाद उनकी एक अच्छा भूमिका रही, बहुत बड़ी भूमिका रही। इसके बाद भी उनके साथ अपराध हुआ, उनकी हत्या हो गई। तो राजनीति में जरूरी नहीं कि जो राजनीति में लोग आए हैं वो अपराधी हो, बहुत से लोग मजबूरी बस भी अपराधी हो जाते हैं। इसी मेरा कहना यही है। चलिए ठीक है, कुछ लोगों का तो मान लिया जाता है, लेकिन बाकी लोगों का क्या कहेंगे फिर? इसीलिए हम कहना चाहते हैं, जो जानबूझ के अपराध करके दुनिया में पैसा जराम करके आते हैं, पैसा करके आते हैं, उनको राजनीतिक दल को दूर रखना चाहिए। और जो लोग मजबूरी बस किसी कारणवश देश भावना से फांसे जाती हैं, अपराधी जीवन में उनको भावना से, गलत भावना से फांसे जाते हैं, उनके लिए जनता को न्याय करना चाहिए। और जनता उनके चुनाव जिताकर उनकी बेदाग छप को जनता ही कर सकती है, उसको बेदाग। हाँ नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने उनको जिता करके भेजा ना। भरोसा क्या दबाव में यहां पर जताया जाता है? क्या कारण इसके पीछे आपको नजर आते हैं? आरोप तो भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के ऊपर भी उठाए थे। कुछ एक नेता थे जिनको लेकर के पहले और दूसरे फेज के दौरान खूब जम करके प्रचार किया गया था, खूब जम करके कैंपेनिंग की गई थी। ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है जिसमें अपराधी सबके अपराधी मुकदमे वाले नेता ना हो। हाँ, हमने बताया ना, कुछ तो नेता बनाए, इसीलिए सभी नेता, सभी राजनीतिक दल चुप्पी साधे बैठे रहते हैं ना, क्योंकि उनके भी तो घर कांच के बने हुए हैं ना। वो मजबूरी है कि सबके सभी दलों में हम समझते हैं अपराधी जीवन वाले लोग हैं।
और कुछ आर्थिक अपराधी होते हैं, कुछ ऐसे अपराधी होते हैं क्राइम वाले। तो इनको जो है कोई भी दल ये राजनीतिक समझौता मजबूरी करता क्यों है। बन जाते हैं? ये आपराधिक छवि के नेता, ये किसी भी राजनीतिक, आप कह रहे हैं कि सभी राजनीतिक दलों में होते हैं, समाजवादी पार्टी में भी है, तो ये मजबूरी क्यों बन जाते हैं किसी भी राजनीतिक दल के लिए? उसका कारण ये है कि अच्छे लोग राजनीति नहीं करना चाहते, उनको लगता है ये दलदल है, इससे दूर रहना। जो भले लोग हैं, एक जमाना था जब जवाहरलाल नेहरू और बड़े बड़े महात्मा गांधी जैसे लोग देश की आज़ादी में कुर्बान हुए, लेकिन अब जो है आर्थिक अपराध होने की वजह से, आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने की वजह से राजनीतिक लोग, अपराधी लोग भी आते हैं। एक समय था जब राजनीतिक दल अपराधियों को पालते थे, राजनीतिक चुनाव लड़ने वाले। नहीं तो और जब बदलाव की उन्होंने शुरुआत नहीं देखा, हो सकती क्या सर? मेरे को एक चीज तो बताइए, आप कह रहे हैं कि अब तो अच्छे लोग तो आते नहीं हैं, तो बुरे लोगों को ही सिर्फ मौका मिलेगा। आप अच्छे लोगों को जोड़िए ना, पार्टी के साथ तो कुछ अच्छे लोग जुड़े होंगे ना, उनको तो मौका दीजिए, एक मैसेज तो देने की कोशिश कीजिए ना। तो ये आपकी किसी बात एक दल बिल्कुल के लिए ठीक नहीं है, है, सभी लेकिन राजनीतिक दलों के लिए ही। दो आपकी बात ठीक है, जब तक सभी दल एक एक इकट्ठे हो गए, एक सूत्र में ये नहीं कहेंगे हम किसी अपराधी को चुनाव नहीं लड़ाएंगे, तब तक ये संभव नहीं है। हाँ, नहीं चलिए, बाकी दलों से भी हम जानेंगे कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, लेकिन समाजवादी पार्टी इसकी शुरुआत नहीं कर सकती क्या? समाजवादी पार्टी ने शुरुआत की है। आपको ध्यान होगा, अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने डीपी यादव को मंच से उतार दिया था। डीपी यादव बहुत बड़ा पश्चिम में नाम था, और आज तक बहुत बड़े माफिया थे डीपी यादव जी, और अखिलेश जी की वजह से उनकी राजनीति हाशिया पहुंचे हैं। एक बहुत बड़ी माफिया को उन्होंने मंच से उतारा। आपको मालूम होगा अभी राजा भैया को उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो अखिलेश जी खुद राजनीति, अपराधी लोगों को राजनीति से दूर करना चाहते हैं और कर रहे हैं वो। लेकिन आज भी कई आरोप लगते हैं। कैराना का तो बड़ा जिक्र हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कैराना के इस मुद्दे को उठा करके बड़ा जमकर के प्रचार किया था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता तक आकर के बार बार कैराना का जिक्र करते रहे। आपको नहीं लगता कि ये समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा सेटबैक था और बहुत हद तक नुकसान ऐसे ही नारों ने लगाया? वो आपकी बात हम समझ रहे हैं, लेकिन मैंने आपको ये भी देखना चाहिए कि जो है इतना बड़ा कांड हुआ था जिसमें आपके गृह राज्य मंत्री के बेटा सरेआम गाड़ी से कुचलने के बाद और उसकी जमानत होकर आज बाहर घूम रहा है। तो ये भी अपराधी है ना, ये राजनीतिक अपराधी नहीं है जिन्होंने किसानों को जबरदस्त सबके सामने कुचलते हुए और उनकी जमानत ही हो गई। आप देख रहे हो। और एक बड़े नेता जो भैंस चोरी और बकरी चोरी के आरोप लगा के, भूमि की आरोप लगा के, उनको अभी भी जेल में रखा गया है। ये पक्षपात नहीं है क्या? ठीक है, चलिए, दो खास मेहमान और हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जरा उनसे भी तारुफ करा देते हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुधा मिश्रा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुधा जी, बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता शरद त्रिवेदी जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। शरद जी, बहुत स्वागत है। और जल्दी से एक रिएक्शन मैं शरद जी आपसे भी लेना चाहता हूँ। आपराधिक छवि के नेताओं का बोलबाला इतना नजर आता है कि हर राजनीतिक दल के ऊपर कहीं ना कहीं ये आक्षेप लगता है, ये आरोप लगता है कि आपने भी तो मौका दिया ना। अब समाजवादी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि साहब, बीजेपी और दूसरे राजनीतिक दलों को भी देख लीजिए ना, ये मजबूरी हो चुकी है राजनीतिक दलों की कि आपराधिक छवि के नेताओं को मैदान में उतारना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ विजय खेरा भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। विजय खेरा जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। विजय जी, मेरा सवाल यही आपसे है, क्या इस पर कहना चाहेंगे? ये आपराधिक छवि के नेताओं को चुनावी मैदान में उतारना, ये राजनीतिक तौर पर मजबूरी हो चुकी है हर राजनीतिक दल की? नहीं नहीं नहीं, आपराधिक छवि के लोगों को राजनीति में किसी तरह की प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। अच्छा, लेकिन अभी जैसे ये बोल रहे थे कि हमने राजा भैया को पहचाना नहीं, राजा भैया को खूब पहचानते हैं, अच्छी तरह से पहचानते हैं, उनके साथ रहे, उनके सगे रहे। अब जब उन्होंने खुद ही दूरी की तब उन्होंने ये बात कह दी अभी अध्यक्ष जी ने इनके, तो वो तो एक लाइन की बात है। खैर, मेन बात ये है कि आपराधिक छवि में जिनके खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज हो उसको शामिल कर लिया जाता है। जैसे कि एक झगड़ा कॉलेज में हुआ जिसमें उस समय सपा का शासन था और यादवों के और गुप्ता के बीच में खड़ा हुआ। बीच में कॉलेज में मैं खड़ा था, मैंने खाली अलग किया, मेरा नाम लिखा दिया, जमानत कराई, कोई मतलब नहीं, लठ मारा नहीं, हम जानते नहीं कैसे झापड़ मारा जाता है। डॉक्टर आदमी लिख इसलिए गया कि खाली कि मैं उसको खड़ा अलग किया, कुछ नहीं, उनको मेरा मित्र था गुप्ता, खाली इतनी बात थी। किसी ने पूछा, नाम खैरा नहीं लिखा, विजय कुमार करके लिख दिया, मैं पता नहीं लगा। पिताजी का नाम रामनाथ लिख दिया, खैरा नहीं, किसी को कुछ पता ही नहीं लगा, बाद में पता लगा जमानत। तो क्या आप मुझे इस कैटेगरी में डालेंगे कि मैं आपराधिक छवि का हूँ? खाली ये फर्क करना होगा कि आपराधिक छवि का है कौन।
एक मार कुटाई, एक जमानत, तो वो तो जब गिनती होती है तो उसमें शामिल हो जाते हैं। लेकिन जो लगातार माफिया है, लगातार जमीन कब्जा कर रहा है, जिसके ऊपर रेप के केसेस, जिसके ऊपर मर्डर के केसेस हैं, मैंने कांग्रेस इसलिए छोड़ी थी कि हमीरपुर में 42 केसेस क्रिमिनल थे, उसको टिकट दिया गया था, और बबीना में 33 केसेस थे, तो हमने कांग्रेस छोड़ी थी इसी कारण से। आज भारतीय जनता पार्टी में हम ये बात अच्छी तरह गर्व से कह सकते हैं कि हमारे यहाँ इस तरह के अपराधी की छवि के लोगों को भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती आपराधिक है। छवि के लोगों की जब चर्चाएं होती है ना सर, तो दो तरीके के केसेस की बात होती है। एक तो स्वाभाविक तौर पर होने वाले मामले होते हैं, और दूसरा राजनीतिक द्वेष से दर्ज किए गए मामलों को लेकर की बात मनोज पोरवाल इससे पहले भी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सत्ता में कोई भी राजनीतिक दल आता है ना, तो राजनीतिक द्वेष के चलते छोटे छोटे मामलों को लेकर के कोई ना कोई मामला उनके ऊपर दर्ज कर दिया जाता है, और ऐसा ही आजम खां के ऊपर हुआ। इस बात का जिक्र करते हुए कह रहे थे, जवाब दीजिए ना, राजनीतिक द्वेष के चलते अगर कोई मामला दर्ज होता है तो उसको भी उसी निगाह से देखेंगे क्या आप? अगर वो आजम खां की सिफारिश कर रहे हैं तो आश्चर्य है, आश्चर्य है। जीतना हारना अलग बात है। बहुत सारे बाहुबली गुंडागर्दी के कारण, डर के कारण चुनाव जीत जाते हैं और जीतते रहे हैं, जेलों में बैठ के पर्चियां भेज के, क्योंकि उस समय उनको सुरक्षा प्रदान नहीं हो पाती है। इस कारण से डर के मारे लोग या वोट डालने जाते नहीं या जीत जाते हैं। अगर ये आजम खां की सिफारिश कर रहे हैं, जिसको टीवी पे सैकड़ों महिलाओं पुरुषों को रोते हुए देखा गया है, जिनकी उन्होंने घर उजाड़ दिए, जिनके उन्होंने रोड पे कब्जा कर लिया, रास्ता बंद कर दिया विश्वविद्यालय के लिए। आपके सामने है, सरकारी जमीन पर विश्वविद्यालय खोला गया, आपके सामने है कि उन्होंने बिल्डिंग गिराई है, आपके सामने है कि उन्होंने जो भर्तियां की है सब नकली की हैं जल विभाग में। ये तो सब चीजें हैं जो सामने। करप्शन है जिसके ऊपर चार्ज, अगर 85 केसेस में से उनके ऊपर ये कहें कि वो 85 केस सरकार ने कर दिए, हमने करवा दिए या कलेक्टर ने कर दिए, तो झूठ है। तो रिकॉर्ड आ रहा है, हाई कोर्ट में जा रहा है, 20 बार जमानत रद्द हुई साल तक। तो ये बात इनको प्रोटेक्ट करने में मुझे आश्चर्य हो रहा है। कम से कम इतना तो मान लेते। और अभी और बहुत सारी अभी फाइलें खुलेंगी, ये नहीं है। हमारा खाली कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के ऊपर इस बात का तय जरूर होना चाहिए, मर्डर करना, 2-4 मर्डर करना, 10-20-25 लोगों के ऊपर गुंडागर्दी करके माफिया गैंगस्टर, जिसमें हाई कोर्ट के जज से भी अप्रूवल होती है रजिस्टर करने से पहले केस, उनको अलग कैटेगरी में रखना चाहिए। और एक दो किसी ने मार दिया या कभी गुस्से से झगड़ा हो गया या परिवार में बहू ने किसी का मुकदमा लिखवा दिया या कहीं और जाके किसी की रिश्तेदारी में, तीसरी कैटेगरी भी होनी चाहिए ना। विपक्ष तो यही कह रहा ना, तीसरी कैटेगरी भी होनी चाहिए, राजनीतिक द्वेष वाली। राजनीतिक द्वेष के चक्कर में जिन लोगों के ऊपर मामले दर्ज कर दिए जाते हैं, वो तीसरी कैटेगरी भी तो होनी चाहिए ना। बात तो उसकी भी होनी चाहिए। मैं जरा सुधा मिश्रा जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। सुधा मिश्रा जी, इसमें बड़ा मुस्कुरा रही थी जब आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विजय खेरा साहब अपनी बातों को रख रहे थे, आप मुस्कुरा रही थी, कारण क्या है? सुधा जी, मुझे सुन पा रही हैं? जी, देखती हूँ ना, जब हम एक सामान्य व्यक्ति होने के नाते। जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी बिल्कुल, बताइए। मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी, मैं ये कह रही थी कि विजय जी जो बातें कर रहे थे कि कांग्रेस क्यों छोड़ा उन्होंने, जो उन्होंने बात उठाई थी, अगर उस बात को वो सच में एक व्यक्ति होने के नाते पूर्णतः साबित कर पाते। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा था कि आपराधिक छवि के लोगों को राजनीति में स्थान नहीं मिलना चाहिए था, किसी उसके पे बात हुई थी। आज अगर मैं बात करूं कि एडीआर के कोऑर्डिनेटर अनिल शर्मा ने एक रिपोर्ट जारी किया था, मैं राजनीति में आपराधिक छवि के लोग नहीं होने चाहिए, इस बात को एक सिरे से मानना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि ये हो। इसके लिए सभी पार्टी एक साथ एकजुट होके आए। तो जैसा उन्होंने कहा कि उन्हें कांग्रेस छोड़ी थी क्योंकि वहां पे आपराधिक छवि के लोग थे। अगर मैं एडीआर के कोऑर्डिनेटर अनिल शर्मा की रिपोर्ट की बात करूं कि जब पहले चरण के की जाए तो उसमें उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा आपराधिक छवि वाले थे। तो अगर आप किसी एक वजह से जाते हैं, मतलब ये बात कहने में कैसे दो तरह की बातें, सिद्धांत कभी दो नहीं होते ना, सिद्धांत एक ही होगा। मैं पूर्णतः इसके विरोध में हूं कि आपराधिक छवि के लोगों को जनता का नेतृत्व करने का बल नहीं मिलना चाहिए, उसके लिए सबको मिलकर ना कानून बनाना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रही है तो लोगों को इसमें आना लेकिन चाहिए। मनोज पोरवाल क्या कह रहे हैं? सुधा मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी के नेता हैं मनोज पोरवाल साहब, वही कह रहे हैं कि सभी राजनीतिक दलों में होते हैं वो, तो उससे अछूती तो कांग्रेस नहीं है। और हाँ, सभी राजनीतिक दलों की मजबूरी बन चुकी है। उन्होंने एक बात ये भी कही है, ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस के लिए भी मजबूरी बन चुकी है। राजनीतिक विद्वेष की जो बात की गई, आप जानते हो, जो सरकार जिस समय सरकार में होती है, जो भी पार्टी, वो
कैसे चीजों का इस्तेमाल करती है और कैसे वो किसी भी चीज का संज्ञान लेते हुए किसी व्यक्ति के साथ लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना करने के लिए कर सकता है। ये नियमता है, आपको पता है। अब कहां किसने सही लांछन लगाया, सही नहीं लगाया, इसको क्लियर करने के लिए जब तक नियम नहीं होगा तब तक हम इन चीजों को दो आधार पे नहीं बांट सकते हैं। और मैं जहां तक एक व्यक्ति होने के नाते सामाजिक रूप से चाहती हूं कि आपराधिक छवि के लोग ना आए, उनके जीतने का जो चांसेस बढ़ जाता है भय के कारण या किसी भी कारण, वो ना हो। इसके लिए सभी दलों को एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मुद्दा यही है कि आपराधिक छवि, अगर लोग कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा हलफनामे में विश्लेषण के बाद आता है कि 156 में से 121 ऐसे थे जिन पे गंभीर आरोप थे। 58 सीटों की मैं बात कर रही हूं, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो, कि 57 में से 29 पे ऐसे आपराधिक मामले दर्ज हैं जो कि ज्यादा आपराधिक मामले जिन पे संज्ञान लेने के मतलब जिनमें बहुत बड़े बड़े अपराधों की बात कर रही हूं। तो ये कैसे आप अलग कर सकते हो कि इस पार्टी को मैंने इसलिए छोड़ा, इस पार्टी को, अरे पार्टी नहीं बल्कि अपराध ही, अपराधीकरण, अपराध से ही पार्टियां दूर हो जाए, उसके लिए आप क्या कर सकते हो सब लोग मिलके, इस पे बात करनी चाहिए। ये नहीं कि इसमें था तो मैं इसमें आ गया, इसमें था तो इसमें आ गया, ये ना हो। इसके लिए क्या प्रयास होगा, ये राजनीतिक शुचिता, खैरा साहब जरा जवाब कैसे दीजिए। हम ला सकते हैं? खैरा साहब जवाब दीजिए। देखिए, ये कह रही इसमें आ गया, ये बनी रहे जिसमें 100% अभी जो जीते आपराधिक छवि कांग्रेस में ये बनी रहे। जिस कांग्रेस में रेप के केस थे, मैंने 41 केस गिनाया। नाम जायसवाल, लड़ा हमीरपुर से। नाम राजीव यादव, लड़ा बबीना से, 31 केस। मर्डर, मैं पार्टी से, आपको नहीं पता कांग्रेस के बारे में? सुनो इतिहास सुनो, फिर जवाब दीजिएगा। और आप हमसे कह रहे क्यों छोड़ा कांग्रेस को? अरे मैं अपना दिल नहीं बदल सकता था, इसलिए दल बदला। अपन गांधीवादी आदमी हूँ, समझे, इसलिए छोड़ा उस पार्टी को। और बहुत फर्क है, अभी भी आपके 100% दो जीते। अभी भी जो 2 लोग जीते हैं आपके, दोनों के दोनों 100% हो गया आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड। भारतीय जनता पार्टी के जीते में 44% है, सपा का जो 64% है, रालोद का 88%, कांग्रेस का 100% है। कांग्रेस को इससे मतलब ही नहीं है कौन है क्या है, कोई मतलब नहीं। नेतृत्व सो रहा है, कुछ नहीं। 2 पे आ गए हैं ये, 400 से 300 से 200 होते होते आज 2 पे आ गए। विजय सर मैं बोल लूं, मैं आपके उसकी स्वागत कर रही हूँ। सपा को पाला आपने। सपा जैसी राजनीतिक पार्टी नहीं है, क्रिमिनलों की पार्टी। सर मैं आपकी बात का जवाब दे दूं, अगर आप मेरी बात सुन ले। मैंने स्वागत किया था आपकी बात का कि आपने ये किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस नैतिकता को, शुचिता को किसी पार्टी विशेष से हटा के वो पार्टियों में आने ही ना पाए, इसकी बात करनी चाहिए। अगर आप जानते हैं इन चीजों को तो इसकी वकालत करिए ना, कहीं पे कुछ भी परसेंटाइल नहीं हो। सेशन में बोला डॉक्टर खेरा, AICC सेशन में 12 साल पहले चिल्ला के, फिर मुझे कभी नहीं बोलने दी गया 3 सेशन में। 12 साल AICC मेंबर रहा हूं मैं। नहीं, अभी तो आरोप लग रहे हैं ना विजय खेरा साहब, कांग्रेस पार्टी के नेता भी आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी तो ऐसे कई नेता है ना। आपराधिक छवि से पीछा कब तक छुड़ाएंगे आप? और ये पीछा तो बीजेपी में भी चल रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी के नेता यही तो कह रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस में बहुत फर्क है। मैं उन अपराधियों की बात कर रहा हूँ। मैं चाहती हूँ कि ना हो, उसके लिए आप क्या करना चाहते हैं, कैसे खत्म हो, इसकी बात होनी चाहिए सर। वही मैं आपसे कह रही हूँ। अभी एक तीसरी बात हो रही थी, राजनीतिक रूप से जिन लोगों के ऊपर मुकदमा जड़े जाते हैं, ठीक है, मैं मान सकता हूँ 1 केस या 2 केस वाले को आप जो भी जैसा समझे, कोर्ट समझे, जो करे वो अलग बात, निर्णय ले सकते हैं आप। लेकिन 5-5 केस मर्डर के, राजनीतिक लोगों पर रेप के 3-3 केस नहीं जड़े जा सकते हैं। 20-20 केसेस फ्रॉती के नहीं जड़े जा सकते हैं। राजनीतिक एकाध कोई जा रहा होगा, किसी को जोड़ दिया, कोई भी पार्टी हो दुनिया में, मैं उसकी बात नहीं करता हूं। लेकिन जिनके ऊपर 5 केस, 10 केस, 20 केस है, ऐसे लोगों को टिकट देना दुखद है। ये तो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो भी इस तरह के। अगर मैं ठीक है, अच्छा मैं मनोज जी को जोड़ रहा हूँ जरा। ठीक है सुधा जी, ठीक है। मनोज पुरवाल जी, अब सवाल तो यहाँ पर यह है कि समाजवादी पार्टी के ऊपर भी तो सवाल उठ रहे हैं ना सर। ये सुधार की जो शुरुआत है ये कब होगी? और ये शुरुआत में इससे पहले भी आपसे पूछ रहा था, ये समाजवादी पार्टी अपने से शुरू क्यों नहीं कर देती है फिर? बिल्कुल आपकी बात ठीक है, शुरुआत तो किसी ना किसी को करनी पड़ेगी। लेकिन हम डॉक्टर साहब से बड़े भाई हैं, हमारे बड़े भाई लग रहे हैं सामने चेहरे से देखने पे। और हम इतना कहना चाहते हैं कि इन्होंने कहा कि कांग्रेस में 100% लोग अपराधी हैं जो 2 जीते हैं, सपा में 88% है और बीजेपी में 44% है। तो जो इन्होंने कहा कि हमने दिल जो है नहीं बदल पाए, दल बदल दिया अपराधियों की वजह से, हमने दिल नहीं बदला, दल बदल दिया। तो ये अपने दिल से 44% अपराधियों को लड़ाने वाली भाजपा को माफ कर रही है क्या? इनसे ये पूछा जाए कि जो 44% भाजपा में अपराधी खुद बता रहे हैं, उसको माफ कर रही है, उनको लड़ाने को सही ठहरा रहे हैं। खेरा साहब, हो गया आपका सवाल?
जी मैं ये कह रहा हूं आपसे, उस समय हम जहां थे उसकी बात थी और अब मैं जहां पर हूं बहुत फर्क है। हमने आपसे बताया जघन्य अपराधी, अद्यतन अपराधी, बहुत फर्क है। और एक अपराध है, दो अपराध में वो राजनीतिक रूप से जड़े जाएं या पैसे हो जाएं, इसमें बहुत फर्क है। अपराध हो जाना और अपराध लगातार करना, इन दोनों में भारी फर्क है। मैं इसकी बात कर रहा था आपसे इस समय। और जहां तक आपकी समाजवादी पार्टी का सवाल है, वो तो छोड़ ही दीजिएगा। वो तो क्रिमिनलों के भलाई के लिए बनी हुई है, अपराधियों के चलिए भलाई ठीक करने के लिए। है, जाहिर तौर पर ये बड़ा अपने आप में सवाल है। हर राजनीतिक दल को इस पर कोशिश करनी चाहिए। तीनों ही खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन आपराधिक छवि के नेताओं को लेकर के यहाँ पर बड़ी बातें हैं, लेकिन एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं और इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जरा आप उसका रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, दिल्ली से लखनऊ पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ और लखनऊ पहुंचे हैं एमएलसी चुनाव को लेकर के बीजेपी कार्यालय में बैठक और सुनील बंसल समेत पार्टी के कई दिग्गज इस बैठक में शामिल होंगे। हारे हुए मंत्री विधायकों को एमएलसी नहीं बनाएगी बीजेपी, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। 11 मंत्रियों की यूपी चुनाव में हार हुई है और ऐसे में अब यह स्पष्ट हो चुका है कि हारे हुए मंत्रियों विधायकों को एमएलसी भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाएगी। सूत्रों के हवाले से फिलहाल यह जानकारी मिल रही है और एमएलसी चुनाव को लेकर के बीजेपी कार्यालय में बैठक होनी है। सुनील बंसल समेत पार्टी के कई दिग्गज इस बैठक में शामिल होंगे और 2 दिनों के दिल्ली दौरे के बाद अब वापस से लखनऊ लौटे हैं। कई बड़े नेता बैठक में शामिल होंगे। दरअसल इस चुनाव के अंदर 11 मंत्रियों की यूपी चुनाव में हार हुई है और ऐसे में अब बहुत सारे लोगों की तरफ से सवाल उठ रहा था कि क्या उन कैबिनेट के बड़े चेहरों को एमएलसी के जरिए वापस से लाया जा सकता है। तो फिलहाल सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी लिहाज से जो कैबिनेट में हारे हुए चेहरे हैं या विधायक हैं उनको एमएलसी नहीं बनाएगी। फिलहाल ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, लेकिन जल्द ही बैठक के जरिए भी यह स्पष्ट होगा और इन्हीं सभी चीजों को लेकर के इस बैठक के अंदर जिक्र भी होना है, चर्चा होनी है और चर्चा इस बात को लेकर के भी हारे हुए मंत्री और विधायकों को क्या एमएलसी बनाया जाएगा। रजनीश पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रजनीश, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है? क्योंकि माना यह जा रहा है कि इस बैठक के जरिए साफ होगा कि एमएलसी कौन हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक कयास ये लगाए जा रहे थे कि हारे हुए मंत्री विधायक इसमें एमएलसी के जरिए पहुंच सकते हैं। देखिए, जो 11 मंत्री हैं इस बार का विधानसभा चुनाव में उनको करारी मात झेलनी पड़ी है। लेकिन जो खबर चल रही है, एक बात समझने वाली है कि कुछ विधान परिषद की सीटें 6 महीने के बाद भी खाली हो रही है, जिसमें गुंजाइश रहती है जिसको विधायक सीधे चुन के भेजते हैं तो वो लोग एमएलसी बन जाते हैं। कोई भी बड़ा चेहरा नहीं चाहता है कि हम चुनाव में पार्टिसिपेट करके चुनाव जीत के जाए। इस प्रकार में थोड़ा रिस्क होता है। लेकिन जो खबर चल रही है कि सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है कि 11 लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। देखिए, अभी बीजेपी के प्रवक्ता से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जो लोग जिताऊ होंगे, जो लोग टिकाऊ होंगे, भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को टिकट देगी। लेकिन 11 लोगों को नाम चल रहा है। देखिए, ये जो चुनाव होता है, एमएलसी का चुनाव होता है, कहने के लिए फेयर चुनाव तो होता है, लेकिन इसमें धनबल और बाहुबल दोनों की जरूरत होती है, साथ ही सरकार का सहयोग की भी जरूरत होती है। अगर 2007 से पहले जो भी सरकार होती है उसी के स्थानीय निकाय के एमएलसी होते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या होगा अगर भारतीय जनता पार्टी के पहले समाजवादी पार्टी थी, अगर उनके एमएलसीओ की सूची देखें तो बहुत से ऐसे एमएलसी हो गए थे जिनके खिलाफ कोई चुनाव ही नहीं लड़ा था। उसको कहते हैं निर्विरोध लोग चुनाव जीत गए। तो भारतीय जनता पार्टी का अपना प्लानिंग है, 7 बजे क्लियर हो जाएगा, 5KD पर बैठक होनी जाए, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। सूत्र के हवाले से बहुत सारी खबर हो सकती है, लेकिन हम चाहते हैं कि इंडिया न्यूज दर्शकों को वही खबर जाए, पुख्ता खबर इंडिया न्यूज के जरिए सभी दर्शकों तक पहुंचाई जाएगी। अपडेट आगे भी लूंगा रजनीश, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन दिल्ली से लखनऊ पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ और अब से कुछ ही देर में जब ये बैठक होगी तो बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। एमएलसी को लेकर के स्थितियां स्पष्ट होंगी इस बैठक के जरिए। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।